फंक्शन बता रहे हैं लास्ट 2-3 क्लासेस से ऑलमोस्ट हो गया है। बस एक्सरसाइज के 2-4 जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं वो आपको बताने हैं। और इसके बाद ग्राफ बताऊंगा। वैसे तो वो 11th का आर्टिकल है, ग्राफ ऑफ फंक्शन, जिसमें आता है कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन का कैसे बनता है। एक आइडेंटिटी फंक्शन भी है, वो भी बता दूंगा आज। बाकी एग्जाम्पल कुछ कराएंगे और आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो डिस्कस करा दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट कोई आर्टिकल पढ़ाऊंगा। पढ़ाने वाले तो 2 आर्टिकल वैसे रह गए, एक ही रह गया एक बैच में, तो लीनियर प्रोग्रामिंग। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने कंटिन्यूटी भी नहीं पढ़ा है, वो डिपेंड करता है बैच कौन सा है। तो ये 2 अलग अलग रह गए हैं। बाकी फिर रिवीजन कराऊंगा साथ में। वो मैं आज विद इन अ डे और 2 प्रॉपर प्लान करके आपको बताऊंगा कि कैसे रिवीजन कराएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस कराएंगे, कब तक करा देंगे। उसके लिए मुझे 1-2 दिन अभी और चाहिए होंगे। उसके बाद प्रॉपर आपको मैं बता पाऊंगा। शायद 2 दिन लगेंगे मुझे प्रॉपर पूरा बनाने में। देखें, फंक्शंस को आगे बताता हूं। एक्सरसाइज में 12th क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा था जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है वो आपको एक्सरसाइज में अब नहीं करने हैं। जैसे काफी सारे क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, जिसमें आपको एग्जाम्पल देने हैं कि एग्जाम्पल दें ऐसा कोई फंक्शन जो 1-1 हो और ऑन टू ना हो, या 2 ऐसे एग्जाम्पल दें जो 1-1 फंक्शन हो, फिर जब आप उसे प्लस कर लें तो 1-1 बन जाए। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन हमें पेपर में एग्जाम्पल नहीं देना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑप्शंस हमारे पास होंगे। हमें तो ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा। तो इसलिए वो क्वेश्चन नहीं कराए हैं, क्योंकि आपको अपनी तरफ से तो लिखना नहीं होगा, जो गिवन होगा उसमें से देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कोई नीड होगा उसकी जैसा कोई दूसरा तो मैं बता दूंगा। 12th आपसे कहता है शो दैट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ सच दैट एफ सच दैट आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर में given by fx is equals to e to the power x, fx is equals to e to the power x is 1-1 but not on टू। आपसे कहता है ये जो फंक्शन है e की पावर x, ये 1-1 तो होगा बट नॉट ऑन टू, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। क्वेश्चन में लिखा है। तो हमें पता है 1-1 का मतलब x की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग इमेजेस आती हैं, उसका मतलब 1-1 होता है। और ऑन टू का मतलब हर एक वैल्यू की प्री इमेज आनी चाहिए। तो हमने कहा शो कर लेते हैं। पहले हमने 1-1 शो किया। कैसे करते हैं हमें पता है, 2 वैल्यूज मानेंगे। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर। x हमेशा डोमेन में और y हमेशा कोडोमेन। कोडोमेन या रेंज बहुत बार बता चुके हैं अब तो। वैल्यूज मानने के बाद हम लिखते हैं fx1 इज इक्वल्स टू fx2। वैल्यू रख दूंगा, x की जगह x1 तो आएगा e टू दी पावर x1, और x2 तो e टू दी पावर x2। अब आपसे कहता है 1-1 है, तो आप ये देखो दोनों में बेस सेम है। आगे दोनों के आगे कोफिशिएंट 1 है। अगर बेस सेम है, कोफिशिएंट 1 है, तो पावर्स भी इक्वल होंगी, मतलब x1 इज इक्वल्स टू x2। ये प्रूफ हो गया क्या है, 1-1। अब ये e के लिए है, जरूरी नहीं है e हो। अगर ये 2 की पावर x1 होता, 5 की पावर x1 होता, मतलब e तो एक नंबर होता है बिटवीन, e की वैल्यू होती है 0 से बड़ी, 0 और 3 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग। लेकिन यहाँ हमें तो ये कंसिडर नहीं करना है, ना हमें ये शो करके दिखाना है। हमें तो सिर्फ कंपेयर करना है। तो मैंने कंपेयर कर लिया। मैंने कहा दोनों में क्या है, बेस सेम है, आगे कोफिशिएंट 1 है, तो अगर ये इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल। मैंने पावर को इक्वल रखा, इससे प्रूफ हो गया क्या है, 1-1। अब मैं ऑन टू दिखाऊंगा। अब मैंने ऑन टू चेक किया। ऑन टू, ऑन टू क्या कहता है, हर एक y की वैल्यू के लिए, मतलब कोडोमेन की सारी वैल्यूज के लिए प्री इमेज आनी चाहिए। आपको ये भी बताया था कि ऑन टू फंक्शन तब भी होता है जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होता है। रेंज मतलब जितनी भी वैल्यूज फंक्शन की आ सकती हैं, फंक्शन की या y की, वो सारी वैल्यू आ जानी चाहिए, या ये कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। मैं दोनों तरीके से समझाता हूं आपको।
जैसे मैंने पहले क्लास में भी बताया, अलग अलग तरीके समझाते हैं। ऑन टू, पहले मैंने जनरल मेथड यूज किया जिससे क्वेश्चन हम करते हैं। लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स कितना है, ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। यहां से समझा सकते हैं। मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। जब मैं ऑन टू चेक करता हूं तो मैं दिखाता हूं एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई का मतलब एक्स लेफ्ट में आना चाहिए विद पावर वन और कोफिशिएंट वन, और बाकी सारी वैल्यू राइट में आनी चाहिए जिसमें y और कांस्टेंट आता है। x पावर में है तो मैंने क्या किया, दोनों साइड log ले लिया। log e टू दी पावर x इज इक्वल टू log y। बेस में कुछ नहीं है तो e ही होगा, पावर आगे आ गई। तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू log y। ये मैंने x इन टर्म्स ऑफ y बना लिया। x का कोफिशिएंट वन और पावर वन, राइट साइड में y के टर्म्स में फंक्शन है। अब पहले हमने कई जगह सीखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, मैक्सिमम मिनिमम में भी ये बताया था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो 3-4 क्वेश्चन थे इसके, एक्सरसाइज में 2-3 थे, एग्जाम्पल थे। मैक्सिमम मिनिमम में बताया था कि लॉग फंक्शन ये तभी एग्जिस्ट या डिफाइंड करता है, ये तभी एग्जिस्ट या डिफाइंड होगा जब लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। लॉग जीरो पे डिफाइंड नहीं होता। y किस में मानना है, r मतलब ऑल रियल नंबर्स। आप यहाँ जीरो रख दो, एग्जिस्ट नहीं करेगा, लॉग जीरो डिफाइंड नहीं है। नेगेटिव में कोई वैल्यू रख दो, -1, -2, -3, कोई भी नेगेटिव में, -1/2, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन रियल नंबर में तो पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी। किसी भी वैल्यू जीरो या उससे छोटी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है तो मैं कह सकता हूं नो प्री इमेज, नो प्री इमेज एग्जिस्ट फॉर y लेस देन इज इक्वल टू जीरो। अगर आपने यहाँ y की वैल्यू जीरो या उससे छोटी मानी तो उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि y तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इसका मतलब y से जीरो से छोटी वैल्यू के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इसी को दूसरे तरीके से भी समझा सकते थे ऑन टू को, और कैसे समझा सकते हैं, रेंज से। रेंज का मतलब क्या होता है कि जब आप यहाँ x की वैल्यू रखोगे तो जो फंक्शन की वैल्यू है, y की वैल्यू आएगी, वो क्या है, रेंज। अब मैंने देखा फंक्शन क्या है, e की पावर x, ये भी हमने कई बार सीखा, दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। फंक्शन क्या है, e की पावर x, ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। आप x को कुछ भी रख लें, 1, 2, 3, 0, -10, 20, 1000, फंक्शन e की पावर x जो है वो कभी भी जीरो या उससे छोटा नहीं आ सकता। जीरो तब आएगा जब आप माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, वो आप रख नहीं सकते। तो आप उसके अलावा जो भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। एफ एक्स पॉजिटिव, ई की पावर एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स पॉजिटिव होगा। एफ एक्स कह लें या वाई कह लें, एक ही बात है। एफ एक्स पॉजिटिव मतलब इसके लिए जो रेंज होगी, रेंज वो होगी आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, जीरो से इंफिनिटी। ये इसके लिए क्या है, रेंज। जीरो या उससे बड़ी वैल्यू। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। ये आपके पास क्या आया है, रेंज, और हमारे पास क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, पूरा सेकंड सेट। रियल नंबर कह सकता हूं या कह सकता हूं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्या ये दोनों सेम है? इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं रेंज में, जबकि कोडोमेन में पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वैल्यूज है। तो मैंने देखा रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। आप ऑन टू ऐसे समझ सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई मान के दोनों साइड लॉग ले लिया, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई दिखाया। फिर ये कहा कि ये फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब y जीरो से बड़ा होगा। लेकिन y तो सारे रियल नंबर्स हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, तो जीरो से छोटी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑन टू नहीं होगा। या फिर रेंज से समझ सकते हैं। रेंज मतलब जब मैं x यहाँ रखूंगा तो इसकी क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, तो मैंने कहा ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, e की पावर x। इसका मतलब एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, जीरो से बड़ा। रेंज होगी जीरो या उससे बड़ी,
मतलब 0 से इंफिनिटी। कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट, ये क्या है, रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसमें दोनों है पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऑन टू नहीं होगा। देखें इसमें कोई डाउट? ठीक। इसी का एक पार्ट और है, इसी में उसने आगे लिखा है, जैसे मैंने समझा दिया, ये इन्होंने आगे लिखा हुआ है। फिर वो आगे कहता है व्हाट हैपेंस इफ द कोडोमेन इज रिप्लेस्ड बाय आर नॉट पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। जैसे ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपसे कहता है अगर हम इसे चेंज कर ले कोडोमेन को, ये फर्स्ट पार्ट है, यहां तक तो हो गया। अब वो कहता है अगर आप कोडोमेन को बदल लो, जैसे ये तो क्वेश्चन जैसे मैंने कहा ये अलग है, वो दूसरा पार्ट है, कि अगर आप कोडोमेन को बदल लो और ऐसे लिख लो एफ सच दैट आर टू आर नॉट पॉजिटिव। आर नॉट पॉजिटिव का मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होगा, अगर ऐसे लिखता तो जीरो इंक्लूड होता। आर नॉट का मतलब जीरो आपको नहीं लेना है, और आर पॉजिटिव का मतलब सब पॉजिटिव नंबर्स, ये कह सकता हूं। इसका मतलब ये जो लिखा है आर नॉट पॉजिटिव, इसका मतलब है जो नंबर्स आपको लेने हैं वो क्या लेने हैं, 0 से इंफिनिटी। अब ये ऑन टू होगा। चेक करने का मेथड बिल्कुल सेम है। अब आपको y की वैल्यू यहां माननी है, मतलब 0 या उससे बड़ी, तो लॉग डिफाइंड ही तब होता है जब वैल्यू 0 या उससे बड़ी होती है। या फिर यहां कह सकता हूं, ये हमने क्या सीखा, रेंज। अब कोडोमेन क्या है, सेम। तो रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो ये इसी क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले इन्होंने आर टू आर लिखा है, इसमें पूछा है कि वन वन होगा और ऑन टू नहीं होगा। फिर उसने कहा अगर मैं आर टू आर की जगह आर टू आर नॉट पॉजिटिव कर दूं, पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, इसका मतलब ये है। अब क्या ऑन टू होगा, तो ये तो हमने पहले ही सीख लिया कि ऑन टू तभी होगा जब 0 से इंफिनिटी होगा, 0 से बड़ी वैल्यू या 0 से इंफिनिटी। सेम आ गया। अब इस केस में कोडोमेन और रेंज क्या हो गए, सेम। इसका मतलब इस केस में ये ऑन टू है, लेकिन इस केस में ऑन टू नहीं है। देखो किसी को डाउट हो तो। ऐसा एक लॉग वाला भी है, वो मैं आपको दे दूंगा आज करने के लिए, 13 है। वैसे वो उस तरीके से हो जाएगा, ये समझा दिया है इसलिए। कोई डाउट हो तो देखो। ठीक, एग्जाम्पल बताते हैं कुछ। एग्जाम्पल 22, 2009 में ये हमारे कोर्स में आया था। तब तो ये आया था, पूछा था वहां पे कि बाइजेक्टिव होगा या नहीं। 4 नंबर में था, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था उस टाइम पे भी, 4 नंबर के हिसाब से। क्योंकि इसमें हमने सीखा फंक्शन बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन तब होता है जब वो वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है। अगर वो किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। उस, ये क्या हुआ, बोर्ड गिर गया? एग्जाम्पल 22। तो जैसे मैंने कहा आसान होता है, उसमें फंक्शन वन वन ही नहीं होगा तो ऑन टू तो हो ही नहीं, ऑन टू हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं। तो फंक्शन आपसे कहता है एफ सच दैट, डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर एन टू एन, और एफ एन इज इक्वल टू, एफ एन है एन प्लस वन अपॉन टू और एन बाई टू। फर्स्ट केस व्हेन एन इज ऑड, ऐसा एक एक्सरसाइज में भी है, वो मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा, इसलिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये वैसे आसान है ज्यादा, वो आपको नहीं आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा। और सेकंड केस व्हेन एन इज इवन, आपसे कहता है, वैसे तो उसमें उन्होंने बदल दिया है, मैन इवन ऑन टू लिखा है। पेपर में आया था चेक करने के लिए कि बाइजेक्टिव होगा या नहीं। तो बाइजेक्टिव का मतलब वन वन एंड ऑन टू
देखें, अब जैसे मैंने कहा चेक करना है, सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। अब इसमें अलग अलग केसेस हैं, एक में n की वैल्यू ऑड माननी है, एक में इवन माननी है, तो आप अलग अलग भी चेक कर सकते हैं कि ऑड के लिए अलग चेक कर लें, इवन के लिए अलग चेक कर लें, दोनों के लिए भी देखना होगा। तो मैंने क्या किया, दो वैल्यूज मानी, n के टर्म्स में है तो आप n1 n2 मान सकते हैं। जैसे मैंने सीखा 1 1 का मतलब x की अलग अलग वैल्यूज के लिए फंक्शन की अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए। मैंने पहले भी कई बार बोला प्रूफ तो हमारे कोर्स में नहीं आएगा, तो मैं प्रूफ दिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि एक बार दोनों को ऑड मान लो उसके लिए चेक करो, दोनों को इवन मान लो उसके लिए चेक करो, फिर एक बार ऑड एक बार इवन के लिए चेक करो। क्योंकि मुझे चेक करना है तो मुझे सिर्फ वो दिखाना है कि जहां सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर सब जगह कर रहा है तो 1 1 होगा, नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। तो मैंने x1 एक वैल्यू मानी 1 और x2 एक वैल्यू मानी 2। ऑड है, इसमें 1 माना है और इसमें 2। देखो दोनों पे आंसर सेम है। जब आप यहाँ 1 रखोगे n की जगह तो आएगा 1 + 1 2/2 1। और जब आप x2 को यहाँ 2 रखोगे क्योंकि ये इवन के लिए है तो 2/2 1। इसका मतलब x1 और x2 अलग अलग वैल्यूज के लिए आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं लिख के दिखाता हूं, मैंने कहा f(x1) x1 क्या है, ऑड, यहां रख दो तो आएगा 1 + 1/2 2/2 कितना 1। f(x2) निकाला, x2 क्या है 2 इवन, इवन यहां रखूंगा तो आएगा 2/2 कितना 1। दोनों पॉइंट पे जैसे आप देख सकते हो दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन पॉइंट सेम नहीं है, x1 x2 तो सेम नहीं है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं होगा। जैसे मैंने कहा पेपर में बाइजेक्टिव आया था, इन्होंने मैनी 1 लिखा है, हम वो भी समझ सकते हैं वैसे तो। अब अगर ये 1 1 नहीं है तो ऑन टू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइजेक्टिव तो होगा नहीं। बहुत सारी वैल्यूज पे आंसर सेम आएगा, मैंने एक एग्जांपल लिया है, बहुत सारी वैल्यूज पे आएगा। आप यहाँ 1 और 2 ले लो, आंसर सेम है। यहाँ 3 और यहाँ 5 ले लो, 5 कह रहा हूँ, 3 और 4 ले लो, आंसर सेम है। 5 और 6 ले लो, आंसर सेम है। ऐसे करके आप नंबर्स बढ़ाते जाओ, सब पे रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ 5 रख दो, 5 + 1/2 3, यहाँ 6 रख दो, 6/2 3। तो 5 और 6 पे भी आंसर क्या है, सेम, लेकिन पॉइंट्स क्या है, डिफरेंट। देखें कोई डाउट? ठीक है, मैनी 1 होगा, 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा। ऑन टू चाहे तो चेक कर सकते हैं, अलग अलग केस बनेंगे, फर्स्ट के लिए अलग और सेकंड के लिए अलग। तो ऑन टू समझाने के लिए बता देता हूं, केस फर्स्ट, या पहले f(x) = y लिख लेता हूं। लेट fn है तो मैंने fn = y लिख लिया। केस फर्स्ट, कोई भी एक पहले ले लो, ये वाला है, ये वाला, जो आप चाहो। मैं पहले फर्स्ट लेता हूं, fn की जगह रखा n + 1/2 = y। बाकी सब में x होता है, इसमें n है, सिंप्लीफाई कर लो तो n + 1 = 2y। 1 को राइट साइड में ले जाओ तो n = 2y - 1। ये n जो हम x इन टर्म्स ऑफ y कहते हैं, वो आ गया n इन टर्म्स ऑफ y। अब आप ये देखो कि y की हर एक वैल्यू के लिए क्या प्री इमेज आएगी। आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दो, हर एक के लिए प्री इमेज आएगी, और प्री इमेज क्या होगी, नेचुरल नंबर ही होगा। वैसे तो ये केस आपको तभी कंसिडर, इसमें 1 3 5 7 आ रहा है, जब 1 रखोगे तो 2/2 1 आएगा, 3 रखोगे तो 2 आएगा, 5 रखोगे 3 आएगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब y की आप कोई भी नेचुरल वैल्यू मानो, जो रिजल्ट है n, वो क्या आएगा, एक ऑड नेचुरल नंबर ही आएगा। क्योंकि यहाँ आपको ऑड रखना था, इसलिए रिजल्ट ऑड ही आएगा। आप रख के देखो, आपने नेचुरल नंबर यहां से लिया 1, यहाँ रख दिया तो 2 - 1 n आ गया 1। फिर आपने y को रखा 2 तो 4 - 1 n आ गया 3। आपने रखा 3, 6 - 1 n आ गया 5। तो y की हर एक नेचुरल वैल्यू के लिए कोई ना कोई प्री इमेज तो आएगी आएगी। यहाँ ऑड आ जाएगी लेकिन प्री इमेज तो होगी होगी। तो कह सकता हूं, अगर प्रॉपर थ्योरी लिखूं,
तो कह सकता हूं फॉर ऑल, प्रॉपर लिख देता हूं, फॉर ऑल y belongs to n, there exist some odd natural number n। मैंने कहा y की हर एक नेचुरल वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट सम प्री इमेज भी ऐड कर सकता था, बट देयर एग्जिस्ट सम ऑड नेचुरल नंबर n। मैं y को कुछ भी रख लूं यहां से, उसके लिए n तो आएगा ही आएगा, और वो एक नेचुरल नंबर ही होगा ऑड। ऑड आ गया, सेकंड वाले से इवन आ जाएगा। केस सेकंड, fn इज इक्वल टू y। सेकंड केस कंसिडर किया, इसमें कितना है n/2 इक्वल टू y, तो n इज इक्वल टू आ गया 2y। x इन टर्म्स ऑफ y जैसा आ गया n इन टर्म्स ऑफ y। अब आप y को यहां कुछ भी रख लो जो आप चाहो, n की वैल्यू हमेशा इवन आएगी। अगर आप y को यहाँ 1 रखते हो तो n 2 आएगा, 2 रखते हो तो 4 आएगा, 4 रखते हो तो 8 आएगा, एंड सो ऑन। तो इस केस में भी कह सकता हूं मैं, इसमें डायरेक्ट लिख देता हूं, जगह कम है, तो y बिलोंग्स टू n जब आप लोगे इसके जैसे ही कोई भी नेचुरल नंबर, तो जो n होगा वो एक इवन नेचुरल नंबर आएगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो आपने y कुछ भी रखा, ऑड या इवन, हर एक एलिमेंट के लिए ऑड या इवन, ऑड या इवन कुछ भी रख लें, सबके लिए क्या हो रहा है, प्री इमेज तो आ रही है। इससे भी आ रही है और इससे भी आ रही है। क्योंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए दो दो रिजल्ट सेम आ रहे हैं, क्योंकि मैन इवन है। आप 1 रख रहे हो तो रिजल्ट 1 भी आ रहा है, और 1 रख रहे हो तो रिजल्ट 2 भी आ रहा है, लेकिन प्री इमेज तो आ रही है। इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन टू तो है। हर एक y की वैल्यू के लिए कोई ना कोई प्री इमेज तो होगी ही होगी। देखो किसी को डाउट हो तो बताएं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो और बताते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 आपसे कहता है कंसिडर द फंक्शन f सच दैट 0 to π/2 to r। एग्जाम्पल 18, f आप एक फंक्शन मानो f सच दैट 0 से π/2 से लेके कहां तक, r तक, रियल नंबर। फिर कहता है दूसरा फंक्शन मानो g भी एक फंक्शन है, g सच दैट 0 to π/2 टू r, ये भी 0 से π/2 से r के बीच में है। एफ एक्स है साइन एक्स, जी एक्स है कॉस एक्स। एफ एक्स फंक्शन है साइन एक्स और जी एक्स फंक्शन है कॉस एक्स। ये दो फंक्शन दे रखे हैं। इसका एक पार्ट ऐसा तो एक्सरसाइज में भी है, रियल से रियल में, साइन एक्स जैसा। शो दैट एफ एंड जी आर 1 1 बट एफ प्लस जी इज नॉट 1 1। आपसे कहता है अगर अलग अलग बात करें एफ एंड जी फंक्शन की, तो ये क्या है, 1 1 है। एफ एंड जी मतलब एफ एक फंक्शन साइन एक्स 1 1 फंक्शन होगा, कॉस एक्स भी एक 1 1 फंक्शन होगा। लेकिन अगर आप एफ प्लस जी कर लें तो ये 1 1 नहीं होगा। एफ प्लस जी कर ले, तो अगर दोनों को प्लस कर ले तो 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। ऐसा आपको शो करके दिखाना है। अब एफ और जी के लिए अलग अलग दिखाने की शायद मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं बता चुका हूं, एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल दिया था समझाने के लिए, लेकिन बता सकते हैं। एफ के लिए कैसे चेक करते हैं, 1 1 चेक करने के लिए हम करते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन दोनों केस में सेम है, कितना, 0 से π/2। समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको तो f प्लस जी के लिए दिखाना है, इसके सम के लिए। फिर हम मानते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2। जब f में रखूंगा तो आएगा साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2।
अब आपको x1 x2 किस में मानने हैं? 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलग अलग एंगल के लिए फंक्शन की अलग अलग वैल्यू आती है। कोई भी फंक्शन हो, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, 6 के 6 फंक्शंस के लिए आप कोई भी दो एंगल मुझे ऐसे बता दो जहां रिजल्ट सेम आता हो। अगर आपको पता हो तो आप बता दो। अगर आप 30 रखोगे तो आंसर अलग आएगा, 45 रखोगे तो अलग आएगा, 60 रखोगे तो अलग आएगा। इसका मतलब क्योंकि इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, किसी भी एक क्वाड्रेंट, जरूरी नहीं है वो फर्स्ट हो, अगर यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट होता 90 से 180, तब भी हर एक पॉइंट पे साइन अलग अलग होता। अगर ये 180 से 270 होता थर्ड क्वाड्रेंट, तब भी हर जगह साइन, कॉस, टेन सब अलग अलग होता। तो मैंने कहा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू ही आएगी, किसी दो पॉइंट पे सेम नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर ये इक्वल आ रहा है तो दोनों वैल्यू क्या होंगी? सेम। एक्सरसाइज में जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर के लिए है, उसमें सेम आ सकता है। जैसे एक्सरसाइज में जो है वो R to R है, तो आपको बताया था साइन 0 पे 0 होता है, 180 पे 0 होता है, 360 पे 0 होता है। अलग अलग पॉइंट्स ले सकते हैं रियल नंबर के लिए। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब जगह अलग अलग ही होगा। अगर किसी दो जगह सेम है तो दोनों पॉइंट सेम ही होंगे। ठीक। सिमिलरली जी के लिए भी दिखा सकते हैं। ऐसी अगर मैं जी फंक्शन के लिए दिखाऊं तो कहूंगा gx1 इज इक्वल टू gx2। जी फंक्शन क्या है? cos x, सेम रीजन इसमें भी आ जाएगा। cos x1 इक्वल टू cos x2, तो x1 इज इक्वल टू x2। हर एक पॉइंट पे एक ही क्वाड्रेंट में फंक्शन अलग अलग होगा, तो अगर दो जगह cos सेम है तो वो पॉइंट भी क्या होंगे? सेम। अब यहां जाते हैं। ये तो मैंने शो कर दिया, ये दोनों वन वन है। अब मुझे इसका सम दिखाना है कि वन वन नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, इसे कैपिटल एफ एक्स मान लिया, इन दोनों के सम को, मतलब साइन एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसे मैंने माना कैपिटल एफ एक्स। अब मैं इसके लिए चेक कर रहा हूं तो मैं फिर दो पॉइंट मानूंगा, यही मान लेता हूं x1 x2, तो लिख नहीं रहा हूं। तो अब मैं मानूंगा कैपिटल एफ एक्स वन इज इक्वल टू कैपिटल, या एक पॉइंट और लिख देता हूं, फंक्शन लिख देता हूं पहले, फिर मानता हूं। तो अगर कैपिटल एफ एक्स दोनों का सम है तो ये कितना है? साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन क्या है? कॉस एक्स। ये है कैपिटल एफ एक्स। डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैंने ये लिख दिया पहले कि कैपिटल एफ एक्स इन दोनों का सम है, तो दोनों को प्लस कर लिया। अब लिख लेता हूं x1 x2 दो पॉइंट मानूंगा, तो कैपिटल एफ एक्स वन इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स टू। कैपिटल एफ एक्स वन का मतलब जहां जहां x आ रहा है वहां x1 रख दूंगा, तो साइन x1 प्लस कॉस x1। राइट साइड में x2 रखना है, तो साइन x2 प्लस कॉस x2। दोनों फंक्शन अलग अलग तो वन वन है, लेकिन इसका सम वन वन नहीं है, ऐसा मुझे दिखाना है। अब आप इस इंटरवल में दो पॉइंट मान लो, x1 x2 मानना तो इसी में। दो एंगल ऐसे मानो जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आनी चाहिए, लेकिन पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए। कोई भी दो पॉइंट मान लो, कोई भी दो पॉइंट बोला मैंने, कोई भी मान लो सेम आएगा। आप 30 डिग्री मान लो, x को मानो 30 डिग्री और x2 को मान लो 60 डिग्री। सिमेट्रिक होने चाहिए, मतलब आगे पीछे का डिफरेंस सेम हो। वैसे तो ज्यादातर सबके सेम ही आता है। 0 और 90 मान लो, उसमें भी सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, x1 को 0 मान लिया, क्लोज्ड इंटरवल है, ले सकता हूं। x1 को माना 0 और x2 को मान लिया π/2। दोनों जगह फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब आप यहाँ 0 रखोगे तो साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1। जब आप यहाँ 90 रखोगे तो साइन 90 होता है 1, कॉस 90 0। दोनों जगह फंक्शन की वैल्यू तो सेम है, लेकिन पॉइंट सेम नहीं है। इसका मतलब f एक फंक्शन है जो वन वन है, g एक फंक्शन है जो वन वन है, लेकिन जब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो जो फंक्शन बनेगा वो वन वन नहीं होगा। देखो किसी को डाउट हो तो दोबारा समझा दें, कहीं कुछ पूछना हो किसी को तो देख लो। आ गया? हाँ बेटा कशिश। भैया एक बार एक्सप्लेन कर दो फिर से।
बेटा आपसे कहता है कि ये दो फंक्शन है एफ और जी, एफ एक्स है साइन एक्स, जी एक्स है कॉस एक्स। ये दोनों तो अलग अलग, मतलब सिंपल एफ एक्स और सिंपल जी एक्स, ये तो वन वन होंगे, लेकिन अगर आप इन दोनों को प्लस कर लोगे तो जो फंक्शन बनेगा वो वन वन नहीं होगा। तो पहले मैंने समझाने के लिए अलग अलग दिखाया, दोनों के लिए डोमेन सेम है। तो मैंने कहा x1 कॉमा x2, ये दो पॉइंट्स मान लिए 0 से 90। पहले f के लिए चेक किया तो 1 1 के लिए हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखते हैं। एक बार x1 रखा तो साइन x1 आ गया, x2 रखूंगा तो साइन x2 आ जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू आती है। जैसे मैंने कहा अगर आपको लगता है किसी दो पॉइंट पे सेम आएगा तो आप मुझे वो दो पॉइंट बताओ, जैसे मैंने यहाँ बताए हैं। आप यहाँ 30 रखोगे और यहाँ 60 रखोगे तो अलग अलग आएगा, ये दोनों तो सेम आने चाहिए। तो ये अगर दोनों 1/2 है तो दोनों एंगल 30 होंगे। अगर √3/2 है तो दोनों एंगल 60 होंगे। क्योंकि 0 से 90 में एक ही क्वाड्रेंट है, हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। कोई भी फंक्शन हो, साइन कॉस टेन लॉग कोई भी, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अलग होता है। तो अगर दो पॉइंट पे सेम है तो वो दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम। ये हमने दिखाया साइन के लिए, फिर मैंने कॉस के लिए दिखाया। एफ एक्स वन एफ एक्स टू था, ऐसी ये जी है तो जी एक्स वन जी एक्स टू रख लिया। एक्स वन रखूंगा तो कॉस एक्स वन आएगा, एक्स टू रखूंगा तो कॉस एक्स टू आएगा। सेम रीजन इसमें भी है, क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अलग अलग पॉइंट पे फंक्शन अलग अलग आएगा। तो अगर किसी दो पॉइंट पे सेम आ रहा है तो दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम। इससे प्रूफ हो गया कि एफ जो फंक्शन है वो वन वन है और जी जो फंक्शन है वो भी वन वन है। अब यहाँ आ गए, अब मुझे इसका सम चाहिए प्लस। तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया, एफ प्लस जी से मान लिया कैपिटल एफ एक्स। एफ एक्स कितना है साइन एक्स, जी एक्स कितना है कॉस एक्स। इसे मैंने फंक्शन माना कैपिटल एफ एक्स, किसी और एच एक्स और कोई जी एक्स किसी और साइन से भी दिखा सकते हैं। अब मैंने चेक किया, इसमें रखा वन वन के लिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। एक बार इसमें एक्स की जगह एक्स वन रख दो तो साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स वन, एक्स टू रखोगे तो साइन एक्स टू प्लस कॉस एक्स टू। पॉइंट मुझे सेम मानने हैं 0 से 90 में, तो मैंने पहला पॉइंट माना 0 और दूसरा मान लिया 90। जब मैंने इसमें 0 रखा तो साइन 0 0 कॉस 0 1, 90 रखा राइट साइड में, साइन 91 कॉस 90 0। दोनों पे फंक्शन की वैल्यू, ये भी क्या आ रहा है 1, ये भी क्या आ रहा है 1। दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम है लेकिन पॉइंट सेम नहीं है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। देखें किसी को डाउट हो तो दोबारा एक्सप्लेन करूं। आ गया, ठीक। एक दो क्वेश्चन इसमें 11th के भी हैं, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वाले, ये भी आसान है। चलो ये बता देता हूँ, एग्जाम्पल 15 ऐसा भी बन सकता है वैसे तो, कुछ कुछ 11 जैसा है। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ये तो 11th में दे रखा है, बस इन्होंने 1 1 ऑन 2 पूछ लिया है। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव टीचर बना सकता है, आसान है। आपसे कहता है लेट एफ सच दैट, एग्जाम्पल 15, लेट एफ सच दैट n2 नेचुरल नंबर से, नहीं n एक्सेप्ट वन है, n एक्सेप्ट वन टू n। डोमेन में आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, वन को छोड़कर n तक है। और एफ एन आपसे कहता है, एफ एन ये आपको फंक्शन दे रखा है क्या, हाईएस्ट, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। मतलब जो भी आप नेचुरल नंबर रखोगे उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर आएगा प्राइम, वो आंसर होगा। अब आपको दिखाना है कि जो फंक्शन है, शो दैट एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, रेंज ऑफ एफ भी बतानी है। दिखाना है ये जो फंक्शन है ना तो ये वन वन होगा और ना ऑन टू होगा, और रेंज भी बतानी है क्या आएगा। मैंने कहा बता सकते हैं, वन तो ले नहीं सकता तो पहली वैल्यू आएगी एन की 2, एक्स नहीं है तो एन मान रहे हैं क्योंकि एन होगा, वेरिएबल एन है। तो मैंने कहा पहली वैल्यू F2
तो मुझे क्या बताना है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ टू। टू में सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर, टू को तो 2 into 1 ही लिख सकते हैं, टू इटसेल्फ प्राइम है, तो पहला नंबर आया टू। टू में प्राइम फैक्टर टू ही आएगा बड़ा। फिर थ्री लिखा, F3, इसमें लिखूंगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ थ्री। थ्री को कह सकता हूं, लिया लिख देता हूं, थ्री को कह सकता हूं 1 into 3। 1 तो प्राइम होता नहीं है, तो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर थ्री। आगे आगे मैं अलग अलग कुछ लिख के दिखाऊंगा, 5 6। F4, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ फोर। फोर का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर फोर में क्या आएगा, फोर को आप 1 into 4 या 2 into 2 लिख सकते हो, तो बड़ा प्राइम नंबर क्या आ रहा है, टू। फिर आपने n इज इक्वल टू 5 माना, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ फाइव, फाइव इटसेल्फ प्राइम है तो फाइव ही आएगा। फिर आपने n इज इक्वल टू 6 माना, तो F6, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ सिक्स। अब सिक्स को आप लिख सकते हो 3 into 2 या 6 into 1। 3 और 2 दोनों प्राइम है, आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट। दोनों में बड़ा कौन सा है, थ्री। एक और लिख लेता हूं लास्ट, 7। तो F7, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ सेवन। सेवन तो इटसेल्फ प्राइम होता है। अब आप ये देखो, जो नंबर्स रिजल्ट में आ रहे हैं, मतलब ये तो आप क्या रख रहे हो, डोमेन। यहां से जो रेंज आ रही है या जो रिजल्ट आ रहा है Fn की वैल्यू, वो सब प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि आपसे कहता ही ये है कि Fn क्या आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। जो भी आप नंबर रखोगे उसमें जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा वो आंसर आएगा। तो रिजल्ट आया 2 3 2 5 3 7। इसके बाद 8 रखूंगा तो 8 में फिर 2 आएगा, 8 में 2 आएगा, 8 में सबसे बड़ा नंबर प्राइम फैक्टर 2 होता है। 9 रखोगे तो उसमें 3 आ जाएगा, 10 रखोगे उसमें 5 आ जाएगा, 11 में 11 ही आएगा क्योंकि 11 प्राइम होता है। 12 में फिर 3 आएगा, 12 में 2 into 6 कर सकते हैं, 3 into 4 कर सकते हैं, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 3 होगा। इसका मतलब जो आंसर्स आ रहे हैं वो सब क्या है, प्राइम नंबर्स। प्रूफ हो गया। आप देखो 1 1 नहीं है, ये तो मैंने दिखा दिया। 2 के लिए आंसर 2 है, 4 के लिए आंसर 2 है, 3 के लिए आंसर 3 है, 6 के लिए आंसर 3 है। दो दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, इसका मतलब 1 1 नहीं होगा। ये तो यहीं से प्रूफ हो गया, 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए मैं रेंज दिखा देता हूं। रेंज, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 3 5 7, इसके बाद 11 13 एंड सो ऑन। ये क्या आ रहे हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जो आंसर है वो प्राइम ही आएगा, क्योंकि आपसे पूछा ही ये है, हाईएस्ट प्राइम नंबर आना चाहिए। ये क्या है, रेंज। और कोडोमेन क्या है, एन। कोडोमेन आपको क्या दे रखा है, एन के बराबर, ये कोडोमेन है। क्या दोनों इक्वल है, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। बहुत सारी वैल्यूज की प्री इमेज नहीं आएगी। आप यहां मान लो 5, वो 5 कह रहा हूं, आप यहां मान लो 6 फॉर एग्जाम्पल। अब आप मुझे एक नंबर बता दो नेचुरल, जब आप उसमें रखो और उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 6 आ जाए। आता ही नहीं है, क्योंकि 6 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो आंसर 6 कैसे आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन कहता है कि जो रिजल्ट होगा वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन होगा। मतलब जो भी आप एन रखोगे उसका रिजल्ट सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो उसमें आ सकता है वो आएगा। तो आंसर में सिर्फ प्राइम ही आएंगे नंबर्स। जबकि कोडोमेन कहता है सारे नंबर्स, बाकी नंबर्स के लिए प्री इमेज तो होगी नहीं। समझाने के लिए मैं एरो डायग्राम भी बना देता हूँ, क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया है। आपको समझाने के लिए मैं इसमें एरो डायग्राम और दिखा देता हूँ, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो देख लो। इसी में अगर मैं एरो डायग्राम दिखाऊं, जरूरत नहीं है समझाने के लिए बता रहे हैं। इसी में अगर मैं एरो डायग्राम दिखाऊं तो पहला सेट है, 1 को छोड़कर 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड चलता जाएगा। सेकंड सेट में सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। जैसे मैंने कहा प्राइम फैक्टर है, 2 में प्राइम नंबर क्या है, 2।
3 में प्राइम नंबर क्या है 3, 4 में प्राइम नंबर क्या है 2, 5 में प्राइम नंबर क्या है 5, 6 में बड़ा प्राइम नंबर क्या है 3, 7 में प्राइम नंबर क्या है 7, 8 में बड़ा प्राइम नंबर क्या है 2, 9 में प्राइम नंबर क्या है 3। तो बहुत सारे एलिमेंट यही 1 बच गया, 4 बच गया, 6, 8, 9 और बहुत सारे नंबर्स बचेंगे जिसकी प्री इमेज नहीं होगी। इसका मतलब ऑन टू नहीं है। 1 1 भी नहीं है, क्यों? 2 के लिए इमेज, 4 के लिए इमेज, 8 के लिए इमेज, कई सारे एलिमेंट्स की इमेज क्या है सेम। 1 1 तो ये कहता है कि अलग अलग वैल्यूज की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, तो ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। समझाने के लिए ड्रॉ किया है, आप रफ में ड्रॉ करके डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, जिससे आपको अच्छे समझ में और जल्दी समझ में आता है। देखो कोई डाउट हो तो। ठीक, और देखो, और देखते हैं, एक दो अच्छे हो तो बताएं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आसान है वैसे तो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी। एग्जाम्पल फर्स्ट आपसे कहता है लेट ए बी अ सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। ए आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। एक सेट है, इसमें 50 स्टूडेंट्स होंगे 12th क्लास के, और एफ एक फंक्शन डिफाइंड है, एफ सच दैट ए टू एन। ए क्या है? सेट है जिसमें 50 बच्चे हैं 12th क्लास के, और एन क्या है? नेचुरल नंबर। बी ए फंक्शन डिफाइंड एज, एफ एक फंक्शन है ए से एन में और डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। एक्स कोई स्टूडेंट है, फंक्शन कहता है एफ एक्स है रोल नंबर एक स्टूडेंट एक्स का, मतलब एक स्टूडेंट है उसका जो रोल नंबर है। तो आपसे कहता है शो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। जो एफ है फंक्शन वो 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अंडरस्टूड है? समझाने के लिए लिख देता हूं वरना अंडरस्टूड है। रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स 12th का स्टूडेंट है, तो x1 का स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होगा और x2 का अलग होगा। अलग अलग स्टूडेंट्स का बोर्ड में अलग अलग रोल नंबर होगा। दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, बोर्ड की बात हो रही है। तो मैंने 1 1 चेक किया, आपको समझाने के लिए लिख लिया। मैंने कहा 1 1 चेक कर लो, क्या लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए मतलब पहले सेट डोमेन में से। फिर हमने कहा एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। एक्स की जगह x1 रखूंगा तो एफ एक्स वन का मतलब रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x1 इज इक्वल टू एफ एक्स टू का मतलब रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x2। मैंने कहा एक स्टूडेंट x1 है उसका रोल नंबर सेम है एक स्टूडेंट x2 है उसके रोल नंबर के। तो अगर दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम है तो वो दोनों स्टूडेंट सेम ही होंगे, मतलब यही है। इसका मतलब है कोई स्टूडेंट है x1 उसका रोल नंबर, ये कहता है कोई स्टूडेंट है x2 उसका रोल नंबर। अगर दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम है तो वो दोनों स्टूडेंट सेम ही होंगे, डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट रोल नंबर होगा। तो अगर किसी का सेम आ रहा है तो वो दोनों स्टूडेंट क्या है? एक ही है। देखो समझ में आता है? कोई डाउट? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम है तो दोनों सेम होंगे, या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर क्या होता है? अलग अलग होता है। एक स्टूडेंट ए है तो उसका रोल नंबर अलग होगा, स्टूडेंट बी है तो उसका रोल नंबर अलग होगा, स्टूडेंट सी है उसका रोल नंबर अलग होगा। किसी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, बोर्ड में तो खासकर। इसका मतलब फंक्शन क्या है? 1 1। अब मैंने ऑन टू चेक किया, मैंने फिर बात करी रेंज की।
मैंने काफी सारे क्वेश्चन रेंज और कोडोमेन से समझाए हैं, आज भी, इससे पहले भी 2 क्लासेस में। रेंज, रेंज क्या होता है? जो वैल्यूज आएंगी। आपके पास कितने स्टूडेंट हैं? ए सेट में 50 स्टूडेंट हैं। कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं तो आपको कितने रोल नंबर चाहिए? रेंज में क्या आएगा? 50 नेचुरल नंबर्स। देखो समझ में आता है? आपके पास ए सेट में कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कितने रोल नंबर्स चाहिए? एक स्टूडेंट को अंडरस्टूड है एक रोल नंबर ही अलॉट होगा, तो 50 स्टूडेंट्स के लिए मुझे 50 रोल नंबर्स चाहिए, यानी कि 50 कोई भी नेचुरल नंबर्स। कोडोमेन कितना है? एन। एन मतलब इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। देखो समझ में आता है? जैसे मान लो आपके स्कूल में 12th में 50 स्टूडेंट हैं, तो आपके स्टूडेंट में जो 50 स्टूडेंट्स हैं उन्हें कितने रोल नंबर्स मिलेंगे? अंडरस्टूड है 50 मिलेंगे, हर स्टूडेंट को एक रोल नंबर मिलेगा। तो आपके स्कूल में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कितने रोल नंबर्स चाहिए? उन स्टूडेंट को सबको एक एक रोल नंबर देंगे, तो 50 रोल नंबर्स चाहिए। 50 रोल नंबर्स का मतलब यहाँ 50 नेचुरल नंबर्स चाहिए, जो आप उनको दे देंगे। ये आपने 50 नेचुरल नंबर्स 50 स्टूडेंट्स को दे दिए। मतलब रेंज मुझे चाहिए कितना? 50 रोल नंबर्स चाहिए। कोडोमेन, कोडोमेन कहता है इनफाइनाइट। बच्चे तो 50 ही हैं स्कूल में, तो इनफाइनाइट रोल नंबर कैसे दे सकते हो आप? तो रेंज में 50 नेचुरल नंबर आएंगे, कोडोमेन एन है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। देखो कोई डाउट किसी को? कहीं कुछ पूछना हो तो देख लो। आ गया? चलो ठीक। आर्टिकल ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा कंप्लीट हो गया। बस आपको एक ग्राफ बताने होंगे, वो मैं देखूंगा। वैसे तो 11th का आर्टिकल है, 12th में कभी पूछा तो नहीं जाता, इस साल का पता नहीं है, फिर भी ड्रॉ करने के तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ ऐसा आ सकता है कि ग्राफ आपको बने हुए दे रखे हो, उसमें सिलेक्ट करना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसके बहुत कम चांसेस है वैसे तो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कभी आया नहीं है ग्राफ का, 11th में फिर भी कभी कभी आता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी प्रॉब्लम बताऊंगा तो साथ में ही ग्राफ बता दूंगा। एक आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बताना है, साथ में ही 2-4 और है वो बता दूंगा, ज्यादा नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बता दूंगा, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। कल प्रॉब्लम भी डिस्कस कराऊंगा। ठीक, चलो अभी के लिए इतना काफी है। गुड नाइट। Recording stopped.